Assalamu dear student. Today our topic is a conic equation. Before it, we solve the problem 7b. जिस student से पहले हमने अकाउंटिंग इक्वेशन की प्रॉब्लम को हल किया जो कि हमारे पास 7a था, और उसके बाद हमने इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ऑनर इक्विटी, उसके बारे में आपको क्वेश्चन 7b हल कराया। और अब जो हम आज हल करेंगे वो 7c। स्टूडेंट, ये हमारी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके अंदर हम आपको तमाम के तमाम हमारे जो पॉइंट्स हम क्लियर करा रहे हैं। हमारा जो मेन मकसद है कि जो स्टूडेंट हमारे इस लेक्चर नंबर 7 को टच करेगा उसके पूरे चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम जो है वो 7 है। उसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास कैश फ्लो क्या है। तो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन द कैश फ्लो। जी स्टूडेंट, कैश फ्लो मींस ऑल द अमाउंट व्हिच वी पे ड्यूरिंग द बिजनेस एक्टिविटीज एंड ऑल द अमाउंट ऑफ कैश व्हिच वी रिसीव इन ड्यूरिंग द बिजनेस एक्टिविटीज, दैट इज कॉल्ड कैश फ्लो। डियर स्टूडेंट, इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि बिजनेस के दरमियान जो हमारा इन्वेस्टर जो होता है, जो बिजनेसमैन जो है, जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो भी फॉर्म है, जब वो बिजनेस के अंदर जितनी भी पेमेंट्स करेगी और जितनी भी कैश रिसीव करेगी, हम उसको कैश फ्लो के अंदर लेते हैं कि ड्यूरिंग मंथ या ड्यूरिंग ईयर हम ये देखते हैं कि कितनी अमाउंट हमने पे की थी और कितनी अमाउंट हमने वसूल किया है, और एंड में हमारे पास अब कैश की क्या पोजीशन है। तो इसको हम फिर क्या करेंगे, इसको हम कैश फ्लो के जरिए कैलकुलेट करते हैं। फिर हम अपना कैश फ्लो पे करते हैं कि किस तरीके से कहां हमने कैश पे किया और कहां से हमने कैश वसूल किया। ये जो सर्कुलेशन होती है ये हमारे कैश का बहाव कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, के अंदर हम कैश फ्लो मालूम करते हैं। तो कैश फ्लो जब फाइंड आउट करने से पहले हम सबसे पहले सैमसंग कंपनी का नाम है जिसकी हम कैश फ्लो तैयार करें, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द मंथ एंडर 31। तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमने आपको क्लियर कराया कि हमारे पास इनकम स्टेटमेंट जो हमने क्लियर करे कि हमारे पास कौन कौन सी पेमेंट्स हैं, और उसके अलावा हमने जितने भी एक्सपेंस हैं वो हमने पे किए हैं, उससे हमने कैश पे करते हैं। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कि हमें कहां से इनकम हुई, कितनी इनकम हुई, और उसके बाद हमने पेमेंट्स कितनी की। तो डियर स्टूडेंट, इसके अंदर जब हमने अकाउंटिंग एक्टिविटीज बनाया, अकाउंट इक्वेशन का क्वेश्चन स्टार्ट किया 7a, उसके अंदर हम ये देखा कि हमारे पास लायबिलिटी साइड पर हमारे पास जो इनकम थी वो 10,400 थी। ये अब हमारे पास है कि कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, जो हमने सर्विस हमने रेंडर की, तो उसके हिसाब से जो हमने इनकम की है वो 10,400 हमने इनकम हासिल की। डियर स्टूडेंट्स, के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास कैश पेड फॉर रेंट, ये क्या होता, हमारे पास बिल्डिंग थी, तो बिल्डिंग के अंदर फर्निश ऑफिस जो था उसके अंदर हमने क्या किया, उसके हमने रेंट पे किया। तो रेंट पे करने के लिए हमने 3,200 अमाउंट जो है हमने वो रेंट के तौर पर, फर्निश ऑफिस जो था, जो हमारे यकम की जब हमने ट्रांजेक्शन की, वो जो रकम थी वो ये हमने पेमेंट की रेंट के तौर पर 3,200 अमाउंट हमने पे की है। इसके अंदर फिर ये देखते हैं कि हमारे पास कैश पेड फॉर क्लीनिंग, कैश पे फॉर क्लीनिंग के हमने जो कैश अदा किया कि पेड 8,000 क्लीनिंग सर्विसेज, कि हमारे पास ये हमने 5 मई को जो ट्रांजैक्शन की, उसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास कैश पेड फॉर क्लीनिंग 800। तो जस्ट उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास कैश पेड फॉर टेलीफोन, स्टूडेंट कैश पे हमने 30 मई को हमने पे किया 200 रुपीज। वो ये था कि ट्रांजैक्शन के अंदर कि कैश पेड फॉर टेलीफोन 200, और उसके बाद स्टूडेंट हमने 30 मई को जो हमने अदा किया वो हमने किया है कि कैश पेड फॉर यूटिलिटीज,
वो हमारे पास 480 रुपीज जो है वो हमने 30 मई को हमने पे किया कि पे 480 रुपीज फॉर यूटिलिटी बिल। और उसके बाद हमने मुख्तलिफ एम्प्लॉइज को उसकी सैलरी पे की। जब हमने उसकी सैलरी पे किया तो हमारे पास 1700 रुपये थी, जो कि हमने मुख्तलिफ मरहले में सैलरीज पे की अपने एम्प्लॉय को। तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि कैश पेड फॉर एम्प्लॉयज, कैश पेड फॉर एम्प्लॉयज 1700। तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर फिर क्या काम करेंगे, इन तमाम के तमाम एक्सपेंस की अमाउंट को हम जमा करते हैं, जो रकम हमने पे की और जो हमारे पास सर्विस से हमने इनकम हासिल की है उसमें से हम उसको डिडक्ट कर देंगे। जब हम इन तमाम की तमाम रकम को टोटल करते हैं तो ये हमारे पास है 6380 रुपीज है। और हमारे पास जो है हमने जो कस्टमर से रिसीव किया अमाउंट वो हमारे पास है 10400। तो जब हम 10400 में से 6380 रुपीज डिडक्ट करते हैं तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो 4020 रुपीज जो है ये अमाउंट जो है ये हमारे पास रेवेन्यू के तौर पर आती है, जो कैश हमें रिसीव हुआ। बाकी इसमें से हम टोटल अमाउंट जो पे करते हैं वो डिडक्ट कर देते हैं, मुनाफी कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल अमाउंट जो आती है वो 4020 रुपीज आ जाती है, जो हमने कैश फ्लो से कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो हमें कैश वसूल हुआ वो हमारे पास नेट कैश 4020 रुपीज। फिर के अंदर हम ये देखते हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की जब बात करते हैं कि इस तरीके से हम देखते हैं कि उसके दौरान हमने कैश क्या पे किया। तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि कैश परचेज ऑफ इक्विपमेंट, जब हमने ऑफिस इक्विपमेंट जो परचेज की, जो इक्विपमेंट परचेज किए वो 1680 रुपीज की है। तो इस तरीके से नेट कैश यूज बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो हुई है वो 1680 रुपीज जो है वो हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश यूज किया। तो डिफरेंस के अंदर हम फिर ये देखते हैं कि हमारे पास ये हमने पेमेंट किया 1660 रुपीज 80, यानी कि 1680 रुपीज जो है रेस्टोरेंट वो हमने पे की इक्विपमेंट जो हमने परचेज की उसके लिहाज से परचेज की है। तो इसके अंदर फिर हम ये देखें आखिर हमारे पास तीसरा जो पार्ट है वो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। इसमें हम ये देखते हैं कि एम्प्लॉय ने फाइनेंशियल एक्टिविटीज में कितना पैसा इन्वेस्ट किया और कितनी अमाउंट जो है उन्होंने इन्वेस्ट की। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं इन्वेस्ट एक्टिविटीज के अंदर कि इन्वेस्टमेंट बाय ऑनर 60,000 और उसके अंदर हम देखते हैं कि विथड्रॉज बाय ऑनर ऐसी अमाउंट जो इन्वेस्टर ने अपने जाती यूज के लिए जाती इस्तेमाल के लिए बिजनेस से विथड्रॉ करवाई है वो जो है 1200 रुपीज जो है 1200 जो है उन्होंने विथड्रॉ करवाई फ्रॉम बिजनेस से अपने जाती पर्सनल यूज के लिए। वो हम क्या काम करेंगे भाई, इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया वहां से डिडक्ट कर देंगे उस रकम को जो उन्होंने जाती इस्तेमाल के लिए वहां से निकलवा ली इन्वेस्टमेंट से। तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास बैलेंस है 28,800। ये हमारे पास नेट कैश प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल एक्टिविटीज, नेट कैश प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल एक्टिविटीज के नेट कैश प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल एक्टिविटीज से 58,800 जो है ये हमारे पास आ जाता है डियर स्टूडेंट, हमारे पास अमाउंट जो हमने नेट कैश प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल एक्टिविटीज। उसके बाद हम ये देखते हैं कि नेट इंक्रीज इन कैश, कि हमारे पास कैश कितना इंक्रीज हुआ। तो जस्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास 58,800 है और इसके अंदर हम प्लस करेंगे 4,020 रुपीज। ये हमारे पास इसके अंदर हम ये देखेंगे और उसके बाद हम डिडक्ट करेंगे 1680 रुपीज, वो फिर वहां से डिडक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास जो नेट आएगा वो 61,140 रुपीज। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम क्या काम करेंगे, हम जमा कितना करेंगे 4,020 रुपीज में जमा करेंगे और डिडक्ट करेंगे 1680 रुपीज, यानी आगे फिर क्या काम करेंगे हम मनफी कर देंगे कि 1680 रुपीज। ये जो अमाउंट है वो वहां से डिडक्ट कर देंगे, मनफी कर देंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि नेट इंक्रीज इन कैश,
जो हमारे पास कैश इंक्रीज हुआ, जो नेट कैश इंक्रीज हुआ डियर स्टूडेंट, वो हमारे पास है 61,140 रुपीज। ये जो अमाउंट है ये हमारे पास इंक्रीज हुई है। तो जिस इस तरीके से हम ये देखते हैं कि अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास कैश बैलेंस तो जो था यकम कैश बैलेंस यकम मई को जो था वो हमारे पास 0 था। तो हम ये देखते हैं कि कैश बैलेंस May 1 0, उसके अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं था जब हमने एक्टिविटीज स्टार्ट की। और उसके बाद हमने क्या किया, मुख्तलिफ एक्टिविटीज की, इन्वेस्टमेंट की, फिर वहां से हम कैश पे करते रहे, फिर हमें अर्निंग आती रही, कैश वसूल होता रहा। तो इस तरीके से हमने एंड में देखा कि हमारे पास अब कैश की पोजीशन क्या है। तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जब यकम मई को हमने स्टार्ट किया हमारे पास कैश नहीं था, उसके बाद हमने बिजनेस एक्टिविटी में पैसे इन्वेस्ट किया और उसके अंदर फिर हम कुछ पेमेंट्स करते रहे, फिर कुछ हमारे पास रिसीव आती रही। इस तरीके से हम ये देखा। अब जो हमारे पास पोजीशन है, हमारी कंपनी की जो पोजीशन है एंड में, वो कैश बैलेंस May 131, कैश बैलेंस May 31 को जो बैलेंस हमारी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की हमारी जो कंपनी है वो है सैमसंग कंपनी जो है, उसके अंदर जो हमारे पास फाइनेंशियल पोजीशन है वो ये है कैश की, हमारे पास 61,140 रुपीज जो है वो हमारे पास 31 मई को जो बैलेंस है वो ये है कि 61,140 रुपीज जो है वो हमारे पास बैलेंस है। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास था क्वेश्चन कैश फ्लो का, कि हमारे पास कैश फ्लो के अंदर हम ये देखते हैं कि कैश कहाँ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैश कहाँ पे कर रहे हैं, कैश कहाँ रिसीव कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास एक टॉपिक था जो हमने आपसे डिस्कस किया। तो इससे डियर स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर के अंदर ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए था, बल्कि हो। डियर स्टूडेंट हमारा जो मकसद था वो इसके बारे में कंसेप्ट क्लियर करना था। इस क्वेश्चन के अंदर ये तमाम पॉइंट आपको क्लियर करवाने थे। तो इसके अंदर मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो हमारे पास जो मेन हमारे पास फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बुक है जो कि हमारे लॉर्सन की लिखी हुई बुक है। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं डियर स्टूडेंट कि ये इस बुक के अंदर हमने आपको प्रॉब्लम भी हल करवाने हैं, हमने आपको एक्सरसाइज भी हल करवानी है, हमने आपको थ्योरी भी समझानी है और इसके साथ रेलेवेंट एग्जांपल भी क्लियर करवानी है। तो डियर स्टूडेंट हमारा जो मकसद है वो हम चैप्टर के अंदर आपको थ्योरी भी क्लियर कराएं और उसके साथ अगला स्टेप पे एग्जांपल क्लियर करें और उसके साथ अगले स्टेप पे हम आपको एक्सरसाइज हल करवाएं और उसके साथ अगले स्टेप पे हम आपको प्रॉब्लम हल करवाएं। तो डियर स्टूडेंट हमारा जो मकसद होता है वो स्टूडेंट को कंसेप्ट क्लियर कराना होता है। तो डियर स्टूडेंट हमारा जो चैनल है वो ब्राइट एजुकेशन चैनल है और हमारा जो मेन मकसद है वो स्टूडेंट्स को कंसेप्ट क्लियर करवाना होता है, ताकि स्टूडेंट जो हमारे जो भी स्टूडेंट हमारे लेक्चर अगर सुने तो उससे बकायदगी से अगर सुनेंगे तो इंशाल्लाह उनके अकाउंटिंग का किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और हम उसके तमाम के तमाम उनके कंसेप्ट को क्लियर करवाएंगे। तो डियर स्टूडेंट आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और अपने स्टूडेंट्स तक, अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके फ्रेंड, तो उन तक शेयर करवाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस अकाउंटिंग के सब्जेक्ट को पिक कर सकें और अपने बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर सकें। तो डियर स्टूडेंट इस वक्त के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। और जी हाँ चैप्टर था ये हमने आज वाइंड अप किया कि हमारा प्रॉब्लम हमारे पास 7 था, उसके अंदर हमने बाई पार्ट जो है वो आपको क्लियर करवाया। तो मकसद ये था कि स्टूडेंट को इसका कंसेप्ट क्लियर, अकाउंटिंग इक्वेशन का कंसेप्ट क्लियर हो जाए और उसके अंदर हमने आपको इनकम स्टेटमेंट क्लियर कराए, वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर हमने आपको अर्नड इक्विटी क्लियर कराई, फिर हमने बैलेंस शीट क्लियर करवाई और उसके अंदर हमने आपको कैश फ्लो तैयार किया रहा है। तो क्लियर करवाया, कैश फ्लो क्लियर कराया। तो डियर स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपको इस कंसेप्ट की समझ आ गई होगी, अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में मुकम्मल आपको समझ आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट हर हमारा टीचर जो होता है वो कोशिश करता है कि अच्छे से अच्छे मेथड से स्टूडेंट को क्लियर करवाए, अच्छे से अच्छे मेथड से स्टूडेंट को पढ़ाए ताकि उसके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो डियर स्टूडेंट इस वक्त के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।